दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज आ चुका है 6 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, चकिया, गोपालगंज रोड में अगर आप जमीन ढूंढ रहे हैं घर, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री या फिर उद्योग धंधा लगाने के लिए और आप सोच रहे हैं कि कोई विश्वसनीय कंपनी हो जिससे हम ये जमीन खरीद सके, तो हम आपको एक विश्वसनीय कंपनी के बारे में बताने वाले हैं और उसका नाम है ग्रीन सिटी। आप ग्रीन सिटी से जमीन ले सकते हैं जिस पर आप हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, घर, फैक्ट्री या फिर अपना उद्योग धंधा आप लगा सकते हैं जमीन खरीद करके। एकदम बिल्कुल विश्वसनीय कंपनी है। इसका हेड ऑफिस है रेवा रोड, भगवानपुर चौक, मुजफ्फरपुर सिटी। आप इनसे संपर्क करने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप भी अपना कोई बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं, बिजनेस का विज्ञापन देना चाहते हैं केडीवी लाइव में, तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको अभी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि आरजेडी अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की कल किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में लालू यादव का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल उन्हें ऑपरेशन थिएटर से निकाल करके आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दूं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी डोनेट की है। लालू यादव के सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट होने की जानकारी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की बेटियां लगातार अपने हुनर का परचम लहराते हुए बिहार का नाम रोशन कर रही है। अंडर 20 एशियन रग्बी चैंपियनशिप 2022 में भारतीय महिला टीम में बिहार की बेटियों ने झंडा बुलंद किया था। जो वहीं अब नालंदा जिले की विदुपुर गांव की निवासी निधि भारती ने अंडर 19 महिला क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है। पुणे में होने वाले अंडर 19 वुमेन वनडे क्रिकेट ट्रॉफी के लिए निधि भारती का चयन हुआ है। 7 दिसंबर से पुणे की जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में होने वाली विमेन वनडे क्रिकेट ट्रॉफी में बिहार की तरफ से निधि खेलती हुई नजर आएगी। बिहार टीम से 20 खिलाड़ियों का चयन समस्तीपुर में आयोजित क्रिकेट कैंप में हुआ है। निधि भारती का भी नाम उस सूची में शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के मशहूर खान सर का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई है। दरअसल अब पार्टी ने खान सर की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। आपको बता दें कि सुरेश और अब्दुल का जिक्र करते हुए वाक्य की बात कर रहे खान सर के वीडियो पर विवाद भी खड़ा हो चुका है। इसको लेकर के उन्हें गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। दरअसल कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्होंने लिखा है कि घटिया, निहायत ही घटिया, इसे गिरफ्तार करना चाहिए और जो फिर अट्टहास कर रहे हैं इनकी भद्दी बेहुदा बातें सुन करके उनको सोचना चाहिए कि क्या बन रहे हैं हम। वहीं लेखक अशोक कुमार पांडे ने ट्वीट किया है कि इसे नीचता की हद कहते हैं। ऐसे लोग शिक्षा का धंधा करते हुए समाज में नफरत फैलाने वाले घटिया धंधेबाज हैं। इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार होनी चाहिए। कुछ संधि ऐसी होती हैं समास वगैरह में, एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं। सुने कि नहीं? ऐसे समास होते हैं, सब द्वंद्व समास बोलते हैं ना। द्वंद्व समास एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को ना बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद्व समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार से अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग एक बार फिर से उठनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से मार्च निकाला गया, जब बड़ी संख्या में युवाओं ने राजभवन की ओर कूच किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा हाथों में तख्तियां लेकर के पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च किया। दरअसल मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे इन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मिथिला उत्तर बिहार का इलाका है, यहाँ की भाषा भी अलग है, यहाँ मिथिला भाषा बोली जाती है। ऐसे में जब देश में राज्यों का बंटवारा अमूमन भाषा के आधार पर किया ही गया तो फिर इसे भी अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। इसको लेकर के मिथिला स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष आदित्य मोहन का कहना है कि मिथिला क्षेत्र के लोग अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, बाढ़ जैसी समस्या से जूझते रहते हैं। ऐसे में यदि ये एक अलग राज्य बनेगा तो फिर इसकी तरक्की होगी और फिर विकास भी नजर आएगा। उनका कहना है कि मिथिला क्षेत्र की आबादी 40 मिलियन है और ये बिहार विधानसभा के लिए 22 सांसदों और 126
विधायकों का चुनाव करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना बड़ा क्षेत्र और आबादी होने के बावजूद भी एक अलग राज्य बनना बाकी है। मिथिला आज भी सरकारी अपेक्षा के कारण लगातार पिछड़ेपन का शिकार होने को मजबूर हो रहा है। इस कारण ना तो प्लान का कोई ठोस निदान अब तक निकल पाया है और न ही संवैधानिक भाषा के रूप में अब तक मैथिली को यथोचित अधिकार ही प्राप्त हो सका है। जब मिथिला राज्य का निर्माण होगा तभी मिथिला का औद्योगिकरण और फिर विकास संभव होगा। इसके आगे उन्होंने बताया है कि मिथिला राज्य के अंदर उत्तर और फिर पूर्व बिहार से लेकर के सीमांचल और झारखंड के कुछ जिलों को भी शामिल किया गया है। इसमें बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और खगड़िया जिला शामिल है। यह साथ ही झारखंड के गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, देवघर और पाकुड़ जिलों को भी अलग मिथिलांचल में शामिल किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में बिहार के कई जिलों के विद्यार्थी पढ़ाई करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद अधिकतर विद्यार्थी 12वीं की पढ़ाई और फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने राजधानी पटना आते हैं। इसको लेकर के एक अनुमान के मुताबिक पटना में कम से कम 4000 से अधिक कोचिंग सेंटर चल रहे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से मात्र 400 कोचिंग सेंटर ही ऐसे हैं जिनका सरकारी बही खाते में नाम दर्ज है। ऐसे में अब इन कोचिंग सेंटर को लेकर के वाणिज्य कर विभाग से शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। दरअसल वाणिज्य कर विभाग ने यह फैसला किया है कि कर नहीं देने वाले कोचिंग सेंटरों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा है कि यदि ये संस्था कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो फिर जल्द से जल्द जीएसटी पंजीयन करवा करके टैक्स देना शुरू कर दें। इसके साथ ही यदि कोई कोचिंग सेंटर ये सोच करके जीएसटी पंजीकरण नहीं करवा रहे हैं कि उनकी टैक्स देयता नहीं बनती है तो फिर वाणिज्य कर विभाग टैक्स नहीं देने के वाले कोचिंग सेंटर का सर्वे करके निरीक्षण करने की रणनीति बना रही है। इसके लिए विभाग पहले शिक्षा विभाग से पंजीकरण करवा चुके कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करेगा। दोस्तों कहते हैं कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए मगर किसी भी परिस्थिति में माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। मगर बिहार में एक मां ने इस कहावत को झूठा साबित कर दिया है। यह घटना औरंगाबाद जिले की है जहां के मदनपुर थाना क्षेत्र की शिवगंज की एक महिला कंचन देवी ने न सिर्फ अपने 15 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी बल्कि लाश को अपने घर में ही गड्ढा खोद करके उसे दफना दिया गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब शव से दुर्गंध आने लगी। जब शव से दुर्गंध मिलने की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को दी जिसके बाद बंद पड़े उस घर को तत्काल सील कर दिया गया और ग्रामीणों या फिर किसी को उस घर की तरफ जाने से रोक दिया गया। उसके बाद जब एफएसएल की टीम यहां पहुंची तब जाकर के घर में गड्ढा खोद करके उसमें किशोर की लाश निकाली गई। इस मामले में जब आरोपी महिला से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपको बता दूं कि 3 महीने पहले इस महिला की 17 वर्षीय बेटी की भी संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई थी। इस मामले में औरंगाबाद की एसडीपीओ स्वीटी शेरावत ने बताया है कि ऐसे में पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि अपनी बेटी की हत्या भी कहीं इसी महिला ने तो नहीं कर दी है। हत्या की इस घटना के बाद से गाँव के लोग भी सकते में हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार में केडीबी लाइव की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल कटिहार जिला के फलका प्रखंड में फर्जीवाड़ा करके 6 एकड़ 43 डिसमिल जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे वास्तविक मालिक को पता लगे बिना बेचने वाले 18 नटवरलालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वैसे भी बिहार के कटिहार में अगर आप जमीन के मालिक हैं तो फिर आपके नाम की जमीन कोई भी रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर के आपके नाम की जमीन को बेच सकता है। जी हाँ, आपको अपने साथ हुए धोखा की जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। आपकी करोड़ों की जमीन कर्मचारी अंचल अधिकारी की मिली भगत से दूसरे को बेच दी जाएगी। अब पुलिस ने ऐसा ही 18 फ्रॉड टाइप के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीन रजिस्ट्री नामांतरण के फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्त है, लेकिन फलका अंचल में भू माफिया द्वारा दूसरे की जमीन को नकली जमीन मालिक बनकर के बेच दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि रात और फिर सुबह के समय राज्य में कोहरा छाया रहेगा। साथ ही रात तक ठंड बढ़ेगी, वहीं दिन के समय मौसम सामान्य बना रहेगा। वहीं बिहार में पछुआ हवाओं का असर दिख रहा है जिसके कारण मौसम शुष्क बना हुआ है, जिसके कारण बिहार में लगातार ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के दक्षिण पश्चिमी और फिर दक्षिण मध्य जिलों में ठंड ज्यादा महसूस होगी। वहीं हाल ही में कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
जिसमें से बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद शामिल है। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। इसके अलावा राजधानी पटना में, गया, नालंदा में, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। इसके अलावा कई जिलों में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा बीते 24 घंटे में फरबिसगंज में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि बिहार में सबसे अधिक रहा। इसके अलावा बांका में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, यहाँ पर 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि पटना पुलिस ने एक बड़े चोर गैंग का खुलासा करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से पुलिस ने चोरी किए गए 30 लाख रुपए के सोने के आभूषण के अलावा 1 किलो चांदी समेत कई चीजें बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से 5 आभूषण कारोबारी हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र की सांगली का संकट किरदार रहने वाला है। गिरफ्तार आभूषण कारोबारियों में पीरबहोर थाना इलाके का राजेश कुमार, सुशांत घोराई, सुल्तानगंज थाना इलाके का चंदन कुमार और फिर राकेश रोशन शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि आज के समय में बढ़ती महंगाई के कारण पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई में अच्छे रहने वाले छात्र भी अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक ऐसी योजना शुरुआत की है, जिससे अब पढ़ाई के खर्च के लिए छात्रों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब छात्रों को आसानी से 4 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इस योजना का लाभ 12वीं पास के छात्रों को दिया जाता है। बिहार सरकार 12वीं के बाद टेक्निकल या फिर आगे की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए लोन दे रही है। इसके लिए ब्याज की रकम भी बहुत कम है, सिर्फ 4% पर कोई भी छात्र लोन ले सकता है और अपनी पढ़ाई के खर्च को मैनेज कर सकता है। हालांकि छात्रों को इस योजना के तहत सिर्फ 1% ब्याज पर ही भुगतान करना होगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रदूषण की मार झेल रहे बिहार के कई शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं रही। कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक आए दिन 400 के पार चला जा रहा है। ठंड में बड़ी नमी के बीच धुलकन और नदियों के सिल्ट समस्या बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जलने वाली पराली का धुआं भी बिहार में घुसकर जहर घोल रहा है। समस्या के निदान के लिए सरकार ने विशेष कार्य योजना बनाई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक घोष के अनुसार ठंड के मौसम में नमी और फिर धूल मिलकर के समस्या बढ़ा रहे हैं। ऊपर से नीचे आने वाली ठंडी हवा धुलकन भी नीचे लाती है। नीचे की धूल नीचे ही रहती है। कुछ जिलों को छोड़ करके बिहार में अधिकांश भूभाग में आसानी से धुलकन में बदलने वाली मुलायम मिट्टी है। बाढ़ के साथ जमा हुआ सिल्क भी धुलकन बनकर के हवा में फैलता है। बिहार में पराली जलाने से कोई भी समस्या नहीं है, पर कई जिलों में प्रदूषण के पीछे पराली का भी धुआं है। प्रोफेसर घोष बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जलने वाली पराली का धुआं पछुआ हवा की वजह से मोतिहारी और फिर बेतिया जैसे सीमावर्ती शहरों में आता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पटना जिले के घोसवड़ी में लड़की की शादी से पहले देव पूजन करके लौट रही 60 से 70 महिलाओं के झुंड में बेकाबू पिकअप वैन घुस गई। इस हादसे में करीब 15 महिलाएं जख्मी हो गई है, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई, जहां शादी की खुशियों का माहौल गम में बदल गया। हादसा रविवार शाम 6 बजे घोसवड़ी की सड़ मेरा मोकामा NH 82 पर घोसवड़ी PHC के पास है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने वैन चालक को पकड़ करके खूब पीटा, वैन को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों अब खबर लखीसराय जिला से है, जहां गैस सिलेंडर से लगी आग में 2 भाइयों की दर्दनाक जान चली गई। घटना रविवार देर शाम की है। घटना लखीसराय जिले के बरहड़िया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 पासवान टोला की है। जब मृतक दोनों भाई किशोर थे, जो मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। यह घटना से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक वार्ड संख्या 20 के पास हजारी साहब के घर में रसोई गैस से हो रहे रिसाव के कारण आग लग गई। आग की लपटें देख करके पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते पूरे घर में आग फैल गई। इसी दौरान 2 भाई जिंदा जल गए और उनकी जान चली गई। एक साथ 2 बच्चे की जान जाने के बाद परिवार वालों में चीख पुकार मच गई। जिस वक्त घर में आग लगी थी, दोनों ही भाई अपने कमरे में बैठ करके आने वाले बोर्ड परीक्षा की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान दोनों घटना की चपेट में आ गए। काफी मशक्कत के बाद भीगे कम्बल की मदद से आग बुझाया गया। वहीं परिवार वाले दोनों भाइयों को किसी तरीके से अस्पताल ले गए, जहां दोनों की जान चली गई।
दोस्तों एक रिसर्च में कहा गया है कि भारत में इंटरनेट उपयोग करने में महिलाएं अभी भी काफी पीछे हैं। यह रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाएं केवल 1/3 है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं के पास मोबाइल फोन होने की संभावना 15% कम है और पुरुषों की तुलना में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को उपयोग करने की संभावना। रिसर्च में कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 40% के व्यापक लिंग अंतर के साथ सबसे खराब स्थिति में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल में 13% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर दर्ज करने के बावजूद भी केवल 31% ग्रामीण आबादी अपनी शहरी समीक्षाओं की 67% की तुलना में इंटरनेट का उपयोग करती है। रिपोर्ट जनवरी 2018 से दिसंबर 2021 तक आयोजित सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के घरेलू सर्वेक्षण के प्राथमिक आंकड़ों का विश्लेषण करती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप बिहार के हैं और मौलवी पास हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मौलवी के लिए वैकेंसी निकली है, नौकरी निकली है। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने सहायक शिक्षक और सहायक मौलवी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है। बिहार में सरकारी नौकरी तलाश कर रहे योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने का सुनहरा मौका है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी भर्ती 2022 नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 5 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं और योग्य हैं वे 23 दिसंबर तक ऑनलाइन के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म भर करके जमा कर सकते हैं। असिस्टेंट मौलवी पद पर आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज से अरबी में कम से कम 2nd डिवीजन मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री, बीएड, एमएड, पीएचडी होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि क्राइम, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड से संबंधित किसी प्रकार की आपात स्थिति हो तो फिर डायल 112 की पुलिस कारगर साबित हो रही है। गया शहर के कोतवाली, सिविल लाइंस, रामपुर, विष्णुपद, मगध मेडिकल और डेल्हा थाना में डायल 112 की 20 गाड़ियों की विभिन्न स्थानों पर तैनाती की गई है। इस योजना को सफल होता देख करके अब ग्रामीण क्षेत्र में डायल 112 की पुलिस टीम को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फिर लग्जरी वाहन के साथ तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही डायल 112 की पुलिस टीम में तैनात पुलिस पदाधिकारियों, सिपाहियों और फिर ड्राइवरों को ड्यूटी करने में सहूलियत बरतने को लेकर के उनकी सुविधाएं बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर दूसरी बार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। केवल इसकी औपचारिकता घोषणा बाकी है। अध्यक्ष पद के लिए ललन सिंह ने शनिवार को नामांकन किया था। नामांकन के अंतिम दिन रविवार को उनके अलावा अन्य किसी ने भी पर्चा दाखिल नहीं किया। इसके साथ ही रविवार शाम को नामांकन की हुई स्क्रूटनी में ललन सिंह का नामांकन पत्र सही पाया गया। अब ललन सिंह के निर्विरोध निर्वाचन होने की घोषणा बाकी है। हालांकि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर अंतिम रूप से पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 10 दिसंबर को मुहर लगेगी। ये बैठक जदयू प्रदेश मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में 10 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे से होगी। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के करीब 186 सदस्य शामिल होंगे। साथ ही 11 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में पार्टी का खुला अधिवेशन होगा। इसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के तमाम नेता शामिल होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नगर परिषद की चुनावी बिसात पर सारे तीर तुक्के सज गए थे। घर घर घूमने के साथ साथ सोशल मीडिया पर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में दावे प्रति दावे का रेला था। सिंबल बटने के साथ इसमें और रवानी आ गई थी। इसी बीच आरक्षण मामले को लेकर के चुनाव पर रोक लग गई। अब एक बार फिर से सरकार के द्वारा चुनाव की तिथि तय करने के बाद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी एक बार फिर से सक्रिय होकर के अपने चुनाव चिन्ह के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने लगे हैं। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रत्याशी एक बार फिर से मतदाताओं से मिलने लगे हैं। सोशल साइट पर चुनाव पर रोक के बाद सभी प्रत्याशी, चाहे वो मेयर हो, डिप्टी मेयर या फिर पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें एक संशय था कि कहीं फिर से नामांकन नहीं करना पड़े, नया चुनाव चिन्ह आवंटित ना हो जाए। इस संयम के बादल पर विराम लग गया है। ना ही इन प्रत्याशियों को फिर से नामांकन करना पड़ा, ना ही चुनाव चिन्ह ही आवंटन करना पड़ा। पहले जो सिंबल मिला था उसी सिंबल पर प्रत्याशी के द्वारा चुनाव लड़ाया जाएगा। इस बार के चुनाव में कई पुराने चेहरे भी मैदान में हैं तो फिर कई नए चेहरे भी भाग्य आजमा रहे हैं। मेयर पद के लिए निवर्तमान मेयर मैदान में हैं तो फिर इसी पद के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ मैदान में हैं। डिप्टी मेयर पद के लिए कई नए चेहरे मैदान में हैं, वही कई निवर्तमान पार्षद मैदान में है तो फिर कई नए चेहरे भी इस बार भाग्य आजमा रहे हैं। अब 28 दिसंबर को होने वाले मतदान और मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके सर का सेहरा बंधेगा और किसे पराजय का सामना करना पड़ेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि अब किसी को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे स्टेट के लोग हमारे यहाँ काम करने आएंगे। हमारे यहाँ भी जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उन्हें कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भेजे जाएंगे। जी हाँ, बीएडा में लेडर क्लस्टर में काम करने वाली जीविका दीदी को लाने और फिर ले जाने के लिए गाड़ियों की भी सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 25 जीविका दीदी को वाहन खरीद करने के लिए 10-10 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। इन रुपयों से जीविका दीदी गाड़ी खरीदेगी और उसी गाड़ी से काम करने वाली जीविका आएगी और अपने घर जाएगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत जीविका की 39 सदस्यों का चयन बैग क्लस्टर में इकाई स्थापित करने के लिए किया गया था। इसमें 10 महिला उद्यमियों में व्यवसाय की शुरुआत हुई। इस मौके पर आमिर सुबहानी ने कहा कि प्रदेश उन्नति के रास्ते आगे बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर बैग क्लस्टर विकास का एक नया मॉडल है। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रविवार को केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई और फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि क्रूड ऑयल की कीमत दुनिया के बाजार में तेजी से कम हो रही है, लेकिन भारत के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लोग 100 रुपए लीटर से ज्यादा में तेल भराने को मजबूर हैं। मोदी सरकार ने सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार के मामले में सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार का सिर्फ एक ही काम बच गया है, वह है धार्मिक उन्माद फैलाना। चाहे महंगाई हो या फिर बेरोजगारी, जनता से जुड़े इन मुद्दों पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने केंद्र की उज्ज्वला योजना को असफल करार देते हुए कहा कि आज रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1250 रुपए हो चुकी है। नतीजा है कि लोग रसोई गैस नहीं भरवा रहे हैं। केंद्र को सर्वे कराना चाहिए कितने लोग भरवा रहे हैं। यही हालात आयुष्मान भारत योजना का है। उन्होंने कहा कि आज निजीकरण हो रहा है, रोजगार समाप्त हो रहा है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को बदला जा रहा है, समाज कैसे धर्म के नाम पर बढ़ जाए, ये काम हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मिथिलांचल के मखाना की दीवानगी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जुड़ी हुई है। वैज्ञानिक मखाना को लेकर के नए शोध करके यानी कि रिसर्च करके नई प्रजाति विकसित कर रहे हैं, जिससे किसानों को लाभ भी हो रहा है। आपको बता दूं कि देश भर में मखाने के कुल उत्पादन का 90% बिहार के मिथिलांचल में होता है। मखाना अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर इंदु शेखर सिंह कहते हैं कि नई तकनीक से मखाना की पैदावार बढ़ी है। हालांकि यहाँ के मखानों को सही ढंग से बाजार नहीं उपलब्ध होने के कारण किसानों को वे लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो फिर बिहार मखाने को देश विदेश में बेचने का कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये काम आप कम पूंजी में करके लाखों में कमाई भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे हम मखाना शेयरिंग का बिजनेस कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में मखाना की खेती करने वाले किसान अपने मखानों को 200 रुपए से 300 रुपए प्रति किलो में बेच रहे हैं। वहीं अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट पर देखें तो फिर 100 ग्राम मखाने की कीमत 190 रुपए से 200 रुपए तक किया गया है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त मार्जिन लिया जा रहा है। ऐसे में अगर आप सीधे किसान से मखाना खरीद करके दिल्ली एनसीआर के मार्केट में पैकेजिंग करके बेचते हैं तो फिर अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि लंबे इंतजार के बाद बिहार में आगामी 7 जनवरी से जातीय जनगणना की शुरुआत होने जा रही है। जातीय जनगणना में हुई देरी को लेकर के बीजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। जहां बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए सभी दलों ने समर्थन किया था। इसके बावजूद भी इसमें 6 महीने का देरी हुआ। जहां अगर यही काम पहले हो गया होता तो फिर आज बिहार में निकाय चुनाव भी हो गए होते और आरक्षण को लेकर के सरकार की हैसियत भी नहीं होती। संजय जायसवाल ने कहा है कि अब जब राज्य में जातीय जनगणना होने जा रही है तो फिर सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर के इसकी जानकारी दें। वहीं उन्होंने महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे की याद सरकार को दिलाई है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार में 7 जनवरी से शुरू हो रहे जातीय जनगणना पर कहा कि गणना शुरू करने से पहले सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएं। सर्वदलीय बैठक बुला करके सभी दलों की स्वीकृति के बाद गणना कराने का निर्णय भी हुआ था। जब सभी दलों को ये जानने का हक है कि गणना कैसे होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के 2 प्रश्न है कि गणना में रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को कैसे अलग रखा जाएगा और अग्रणी जातियों को जो पिछड़ी जाति में रखा गया उसका क्या होगा। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपके अंदर जुनून है और फिर जिद हो तो फिर इंसान अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। जहां उसी कहावत को चरितार्थ कर रही है पटना के नाइट्रेडम एकेडमी की छात्रा आधिया चौधरी ने। महज 14 साल की उम्र में सामाजिक कुरीतियों पर 200 पन्नों का द हैरिस नाम का उपन्यास महज 3 महीने में लिख करके इतिहास रच डाला है। दादा के मृत्यु के बाद मिली प्रेरणा पर आधिया ने उपन्यास रच करके महिला विरोधी सोच और फिर इससे महिलाओं को होने वाले मानसिक सहित अन्य परेशानियों पर करारा प्रहार किया है। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का सिवान अपने कद्दावर और दबंग नेता शहाबुद्दीन के कारण हमेशा से सुर्खियों में रहा है। शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी शहाबुद्दीन के समर्थकों के दिल में उनके प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई है। इसका नजीर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में नजर आया। इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप में शहाबुद्दीन के फोटो के साथ उनके एक समर्थक की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का यह समर्थक भी सिवान का ही रहने वाला है। इनका नाम रफी अहमद है। जब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के चाहने वालों को का अंदाजा लगाया जा सकता है कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में जहां दुनिया की निगाहें टिकी है, वहीं एक शख्स पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की फोटो के साथ फीफा वर्ल्ड कप का मैच देखने पहुंच गया। उसने सोशल मीडिया पर फीफा वर्ल्ड कप के मैदान से शहाबुद्दीन की फोटो के साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की है। अब ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं शहाबुद्दीन समर्थक इसको खूब पसंद कर रहे हैं। कतर में फीफा वर्ल्ड कप मैच के दौरान पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की फोटो हाथ में लेकर के खड़े शख्स का नाम रफी अहमद बताया जा रहा है। ये फोटो एक दिन पहले का बताया जा रहा है। रफी अहमद सिवान का ही रहने वाला है और कतर में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उसके इस फोटो को देख करके लोग काफी पसंद कर रहे हैं। यही नहीं, हाथ में तिरंगा झंडा के साथ ग्राउंडेड के बाहर की भी उसकी फोटो कुछ दिन पहले वायरल हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों शराबबंदी को लेकर के हाय तौबा मची हुई है। विपक्ष के साथ साथ सरकार के सहयोगी दल भी शराबबंदी पर सवाल उठाने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अगर सरकार से शराबबंदी नहीं संभल रही है तो फिर इसे वापस ले लेना चाहिए। गिरिराज सिंह के इस बयान पर जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने जोरदार हमला बोला है। जहां गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि गिरिराज सिंह खुद हमेशा नशा में रहते हैं, जहां उनकी बात का कोई नोटिस तक नहीं लेता है। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने बीजेपी नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि गिरिराज सिंह खुद हमेशा नशा में रहते हैं, पता नहीं लेने के बाद नशा चढ़ता है या फिर बिना लिए ही नशे में रहते हैं। गिरिराज सिंह की बात का कोई नोटिस नहीं लेता है। खुद उनकी पार्टी ही उनकी बात को नोटिस नहीं लेती है। वे हमेशा कुछ न कुछ अबक टबक बोलते रहते हैं और उन्हें अनाफ शनाफ बयानबाजी के लिए पूरी तरीके से छूट है। वहीं शराबबंदी कानून में संशोधन की उठ रही मांग पर बलियावी ने कहा कि संशोधन शराबबंदी करने के बजाय ऐसे लोगों की बात का संशोधन होना चाहिए जो समाज को तोड़ने की बात करते हो, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात करें और जो धर्म को सत्ता तक पहुंचाने का माध्यम बनाएं। ऐसे लोगों को चुनाव से वंचित कर देना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीति में हलचल होना तय है। जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। G20 में भारत अध्यक्षता करने जा रही है, जिसको लेकर के उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती तो फिर उनकी मुसीबतें बढ़ जाती। भारत के लिए ये गौरव की बात है। दरअसल गया में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने G20 पर कहा कि यह भारत के लिए गौरव की बात है कि G20 में भारत अध्यक्षता करेगी। देश और संसार के लिए पीएम मोदी कुछ करेंगे, ऐसा विश्वास है। जब नरेंद्र मोदी को इससे कुछ भी व्यक्तित्व लाभ नहीं मिलेगा, शायद ही इसका लाभ उन्हें कुछ मिले, लेकिन बेरोजगारी महंगाई हिंदुस्तान के सभी लोगों को परेशान कर रहा है। G20 की अध्यक्षता करके अगर पीएम मोदी बेरोजगारी महंगाई पर नियंत्रण करते हैं तो फिर देश के लिए राहत होगी, नहीं तो फिर यह मुद्दा हो जाएगा। यही समझेंगे कि यहाँ महंगाई बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता है, जिसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ने पटना, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, बरौनी से चलने वाली 36 ट्रेनें को रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर के रेलवे के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार सोनपुर मंडल के बरौनी जंक्शन के न्यू और बरौनी लूप लाइन को चालू करने के लिए 2 से 8 दिसंबर तक नन इंटरलॉकिंग कार्य होगा, जिसके कारण इन ट्रेनों को अलग अलग तारीख में रद्द किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण लोगों के शरीर में खून की कमी हो जाती है। इस कमी के कारण इंसान के शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। एक रिपोर्ट की माने तो आज के समय में खास करके महिलाओं में खून की सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, जिससे महिलाओं को कई तरह की परेशानियाँ होती है। इस खून की कमी को दूर करने के लिए आप कई चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। पहला नंबर है चुकंदर। जी हाँ, शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप हर दिन चुकंदर का सेवन करें, क्योंकि चुकंदर खाने से ही हीमोग्लोबिन बढ़ता है और फिर खून की कमी दूर होती है। उसके बाद बात करते हैं पालक। तो आपको बता दूं कि पालक में भरपूर आयरन होता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है, इसलिए आप पालक का सेवन करें। उसके बाद बात करते हैं अनार की।
तो शरीर में खून को बढ़ावा देने के लिए अनार सबसे फायदेमंद है। ये आयरन की कमी को दूर करता है और शरीर में खून को बढ़ाता है। अब बात करते हैं दालें और अनाज। तो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए आप हर दिन साबुत अनाज और भरपूर मात्रा में दाल का सेवन कर सकते हैं। ये आयरन की कमी को दूर करता है। उसके बाद बात करते हैं नट्स और ड्राई फ्रूट्स की। तो आप हर दिन सुबह के समय खजूर, अखरोट, बादाम और फिर किशमिश आदि का सेवन कर सकते हैं। ये नट्स और ड्राई फ्रूट्स आयरन की कमी को दूर करते हैं और फिर शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर, पटना, दरभंगा समेत 38 जिलों में आप घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा जाति और निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार के आदेश पर बिहार में 7 दिनों के अंदर जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। खबर के अनुसार बिहार में अगर आप ऑनलाइन के द्वारा जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो फिर आप RTPS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में आवेदन करने के 2 दिन के अंदर आपके ईमेल ID पर जाति और निवास प्रमाण पत्र बनकर के आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि इन प्रमाण पत्रों के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये योजना बिहार में बहुत पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है। इसीलिए KDB लाइव आपके लिए इस खबर को चलाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत सभी शहरों में पेट्रोल डीजल का ताज़ा रेट जारी कर दिया गया है। इसी नए रेट से बिहार के अलग अलग शहरों में आज यानी कि 6 दिसंबर को पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाएगी। खबर के अनुसार पिछले 5 दिनों से राजधानी पटना में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है, जबकि कुछ जिलों में इसके दाम बड़े हैं। आपको बता दें कि आज पटना में 1 लीटर पेट्रोल 107 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि पटना में डीजल के भाव की बात करें तो फिर यहाँ 94 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में 1 लीटर पेट्रोल 108 रुपये 57 पैसे 1 लीटर है। डीजल 95 रुपये 26 पैसे 1 लीटर पर बिक रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना सहित पूरे बिहार में रिटायर हो चुके पत्रकारों को बिहार सरकार के द्वारा 6000 रुपए की पेंशन दी जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा पत्रकार सम्मान पेंशन योजना चलाया जा रहा है। खबर के अनुसार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत रिटायर हो चुके पत्रकारों को सरकार के द्वारा 6000 रुपए की राशि दी जाती है। हालांकि इसका लाभ लेने के लिए पत्रकारों के पास कम से कम 20 साल का अनुभव होना जरूरी है। वहीं कोई भी पत्रकार जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है वे पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि चालू वर्ष में कुल 46 पत्रकारों को इसके लिए चयन किया गया है। दरअसल बिहार में रिटायर्ड होने के बाद पत्रकारों को किसी तरह की आर्थिक समस्या न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान पेंशन योजना चलाया जाता है। इसके तहत पत्रकारों को पेंशन दी जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर के एक बार फिर से लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बिहार में खुलेआम शराब बिक रहा है, तस्कर अवैध शराब की तस्करी करके खुलेआम शराब बेच रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में शराब की खुलेआम बिक्री की जानकारी प्रशासन और सरकार को भी है। ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक का मामला है। माफियाओं ने समानांतर आर्थिक व्यवस्था खाली कर दी है। जो राजस्व पहले सरकार को सीधे मिलता था, अब ये राजस्व कुछ नेताओं और राजनीतिक दलों के जेब में जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसकी मुख्य वजह यह है कि शराब से जो राजस्व पहले सरकार को सीधा मिलता था, अब ये राजस्व कुछ नेताओं और फिर राजनीतिक दलों की जेब में जा रहा है। माफियाओं ने समानांतर आर्थिक व्यवस्था खड़ी कर दी है। इसका प्रमाण यह है कि जदयू की तरफ से चुनाव में भी कई जगह ऐसे प्रत्याशी खड़े होते हैं जहां जो शराब के धंधे से जुड़े होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का मुस्लिम बहुल इलाकों में खूब दबदबा था, जब मुस्लिम समुदाय ने आम आदमी पार्टी को एक तरफा वोट किया था। लेकिन इस बार MCD के चुनाव में वह सरगर्मी नहीं दिखी। मतदान के वक्त यह वोट बैंक आम आदमी पार्टी की झोली से सरकता नजर आया। बड़ी संख्या में इस समुदाय के लोग अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके कांग्रेस की ओर झुकते नजर आए। यह स्थिति उस समय बनी जब MCD चुनाव में कांग्रेस पूरी दमखम के साथ मैदान में नजर नहीं आई। ऐसे हालात में बिना जोरदार प्रचार किए ही कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक का लाभ मिलता नजर आ रहा है। दरअसल इसके पीछे के घटनाक्रम को जिम्मेदार बताया जा रहा है। मुस्लिम समाज के कुछ प्रमुख लोगों के मुताबिक मुस्लिम समाज को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान के पक्ष में था। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में दंगा हुआ तो फिर समाज के लोगों का बचाव करने के बजाय अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध ली। उनकी इस चुप्पी ने दिल्ली के लोगों को, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को निराश करने वाली थी। इसका असर MCD के चुनाव में देखने को मिला। यदि यही स्थिति रही तो फिर आगामी
आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका असर दिखेगा। मुस्लिम समाज के लोगों की माने तो कोरोना काल के दौरान जब बीजेपी के लोग मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा कर रहे थे तो मरकज का हवाला देकर के पूरे समाज को शक के निगाह से देखा जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि इस समाज की वजह से ही देश में महामारी आई, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने बचाव नहीं किया। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव में व्यंग भरे चुभते गीत गा करके भाजपा और आम आदमी पार्टी का जी हल्कान करने वाली भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर सोमवार को ट्विटर पर उस समय ट्रोल हो गई जब उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध के लिए सीधे तौर पर महागठबंधन सरकार को घेरते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अपराध की खबरों से मालूम होता है कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज पार्ट 2 दस्तक दे दिया है। नेहा सिंह राठौर के इस सवाल पर उन्हें ट्रोल होना पड़ा और कई लोग नीतीश कुमार के शासन का पक्ष लेते हुए नेहा सिंह राठौर की आलोचना करने में लगे। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने ट्विटर पर एक अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार में हुए अपराध की स्टोरी को शेयर करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर में बैंक लूट, आराम जिले में 2 हफ्ते के भीतर 12 हत्याएं, वैशाली पुलिस से AK-47 की लूट, भागलपुर में बीच बाजार औरत को काट करके मार डाला गया और ऑनर किलिंग तो खैर कहना ही क्या, गैंग वार भी शुरू हो चुका है। क्या ये जंगलराज पार्ट 2 की हट नहीं है? दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।